हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 4 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शांभवी की बात सुनने के बाद सब शांत हो गए थे। तभी बाहर से आरव की आवाज आई, मोम यहाँ आइए प्लीज, मेरा न्यू हेडफोन कहाँ रख दिया आपने, मिल ही नहीं रहा। अरे वहीं तो रखा होगा, देखना अच्छे से, उन्होंने रूम से बाहर जाते हुए कहा। सारव की मोम बाहर जा चुकी थी। तभी शांभवी ने सारव की ओर देखा और फिर सोफे पर बैठ गई। इस दौरान सारव चुपचाप उस बुके के फूलों को देख रहा था। अरे सर, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हो गए? आपकी सच्ची में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? वैसे सच कहूँ ना तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना फिर आपको भी बेकार के ड्रामे देखने पड़ते। एक साइड तो बोलती बाबू आपने खाना खा लिया ना, और दूसरी साइड अगर खा लिया हो तो बाबू तुमने मेरे साथ क्यों नहीं खाया, मुझे क्यों नहीं खिलाया। अब उनके लिए फ़ोन पर ये खाना खिलाने वाली नौटंकी करो, मतलब आप ही बताइए, भला फ़ोन पर भी ऐसे किसी का पेट भरता है क्या? और तो और हर बात में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे पूछा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। किसी से बात करो, मुझसे मुलाकात करो, मतलब हजार सियापे। वो अजीब से अपने मुंह को आड़ा तिरछा करके बड़बड़ाई जा रही थी और सारा उसकी शक्ल देख रहा था। और अगर यही सेम चीज हम करें तो फालतू का गुस्सा झेलो, 10 बातें सुनो, मतलब सामने वाले की लंका लगनी तय है। ये प्यार व्यार के चक्कर में सच्ची सीधे साधे बंदे की तो लग ही जाती है। और जो टाइम पास के लिए रिलेशनशिप रखते हैं उन्हें तो वैसे भी किसी की फीलिंग्स की कद्र नहीं होती, और बेचारा सामने वाला उनके चक्कर में देवदास बना घूमता है, साधुओं से भी अच्छा उपवास करता है, न खाने का होश न पीने का, उल्लू की तरह हो जाता है इंसान। या कहीं बना दिया जाता है कि रात भर जागता है और दिन में सोता है, तबीयत भी अलग से खराब कर लेता है। और आदत हो जाती है किसी को तो छोड़ना भी मुश्किल, मतलब एक बार इस केस में फंसे तो फिर अपील वकील दलील कुछ भी काम न आने वाला, सजा तो उम्र कैद की ही होगी तय है। मतलब सच में एकदम वाहियात चीज है ये। बोलते बोलते अब उसकी आवाज में हल्की सी उदासी आ चुकी थी और आंखें छत पर टिकी हुई थी। वो अब चुप हो चुकी थी। तभी अचानक से सारव जोर जोर से हंसने लगा। उसे चौंक कर उसकी तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। कसम से यार, कमाल हो तुम, उल्लू देवदास। मुझे तो लगता था तुम्हें नहीं पता होगा कुछ भी, लेकिन तुमने तो इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है। वैसे इतने अजब गजब एग्जाम्पल्स मिलते कहाँ से है? उसने हंसते हुए कहा। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर शांभवी भी मुस्कुरा पड़ी। अरे सर, शादी नहीं हुई तो क्या, बारातें बहुत देखी है हमने भी, वो हंसी। अच्छा, सच में क्या? मुझे तो लगा था कि लैला मजनू की मिक्स्ड एक्सपीरियंस बोल रहा है तुम्हारे भीतर से। उसे अभी भी हंसी आ रही थी। तभी सारव की मोम और आरव उसके रूम में आए। पीछे से राधा भी उन सबके लिए कॉफी लेकर वहीं पर आ गई। हे सांभवी, हाउ आर यू? तभी आरव उसके पास सोफे पर उछलकर बैठते हुए बोला। अरे मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम टिप-टॉप हूँ, तुम बताओ। अरे वाह, फिर तो हम एक ही गाड़ी की सवारी है, मतलब मैं भी मस्त हूँ। बस एक ही दुख है, मेरी भाभी ना मिल रही है मुझे। बहू, उसने रोनी शक्ल बनाकर कहा। इस दौरान सारव ने घुरकर उसे देखा। फिर तो तुम्हारे भाई ही तुम्हारे दुश्मन हैं, इन्हें अपनी तरह थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशंस देना सिखाओ, वरना कुछ नहीं होने वाला। वैसे बॉडी बॉडी तो ठीक ठाक ही है, आजकल लड़कियां भी पता नहीं क्यों 6 फुटियों के पीछे ही पगलाई रहती है। भले सीढ़ी लगाकर गले लगना पड़े, लेकिन चाहिए तो उन्हें ऊँट ही। वैसे एक और खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए। सर की तो कॉलेज में बड़ी डिमांड है, बस वे बेचारे गुस्से से फूली हुई चिलगोजे जैसी नाक देखकर भाग जाती है। उसने हंसते हुए कहा। साथ में आरव और उसकी मोम की भी हंसी छूट गई। ओए, तुम दोनों ना बकवास बंद करो, वरना। सारव ने उन्हें घुरकर देखते हुए कहा, जिसके बाद वो चुप हो गए। लेकिन फिर उन्होंने सारव की ओर देखकर आपस में एक दूसरे की ओर देखा और मुंह दबाकर हंस पड़े। राधा, तुम ना सारव के लिए आज दलिया ही बना देना डिनर में, ओके? तभी उसकी मोम रूम से बाहर जाते हुए राधा से बोली।
क्या मॉम, आज फिर से दलिया? मुझे नहीं खानी। तभी सारव ने मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं खानी भला? इतनी ही बुरी लगती है तो पहले क्यों उपवास किया था आपने? अब तो आंटी कल भी इनको दलिया ही खिलाना। शांभवी ने उसे डांटते हुए कहा। तो तुम ना। एक मिनट सारव चुप। हाँ शांभवी बेटा, मैं कल भूल गई थी, लेकिन आज तू मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दे, वरना ये ऐसे ही नौटंकी करेगा हर चीज़ में। इसलिए अब से मैं तुझे कॉल कर दूंगी, फिर तू इसकी क्लास लगाना। तभी सारव की मॉम ने उसे रोकते हुए कहा। शांभवी ने कहा, ये क्या क्लास लेंगे मेरी? मैं इसका टीचर हूँ या ये मेरी? तभी सारव बोला, होगा तू इसका प्रोफेसर, लेकिन तुझसे ज़्यादा अच्छी तो तेरी ये स्टूडेंट ही है। तुझसे तो ज़्यादा समझदार ही है, जो इतने नखरे करता है, बड़ा आया टीचर कहीं का। हाँ शांभवी, तू बता बेटा। हाँ आंटी नोट कीजिए, उसने भी शारव को चिढ़ाते हुए कहा। एक मिनट में अपना फ़ोन नंबर शायद नीचे ही भूल गई। आरव, तेरा फ़ोन कहाँ है? वो मॉम, मैंने तो चार्जिंग में लगाया था अभी आपके सामने ही, आरव ने जवाब दिया। ओह सारव, एक काम कर, तू ही सेव कर ले अपने फ़ोन में। उन्होंने फिर सारव से कहा। मैं क्यों करूँ? वैसे भी मुझे ही डाइट खिलवाई जाएगी तो? उसने मुंह बनाया। तू कर रहा है या अभी इसके सामने कान खींचूं? उसकी मोम ने आंखें तरेरी। हाँ हाँ कर रहा हूँ, लेकिन मोम, आप पर भी चुड़ैलों की संगति का असर दिखने लगा है, इसीलिए कह रहा हूँ दूर रहा कीजिए अनजान लोगों से, उसने शांभवी की ओर देखते हुए कहा। सारव, उन्होंने डांटा। ओके सॉरी, बोलो अब। शांभवी ने मुस्कुराते हुए अपना नंबर बता दिया, जिसके बाद उसने अपने फ़ोन में सेव कर लिया। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। शांभवी बिस्तर पर लेट चुकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में अनिमेष की यादें घूम रही थी। उनके बीच कल से ही कुछ खास बात नहीं हुई थी। आज भी कॉलेज से आने के बाद उसने उसे कॉल नहीं की थी। उसने व्हाट्सएप ऑन किया तो वो ऑनलाइन था, लेकिन उसने उसे कोई मैसेज नहीं किया। वो फ़ोन रखकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब उसका मन कर रहा था उससे बात करने का, इसीलिए उसने उसे कॉल लगा दी। लेकिन पूरी रिंग जाने के बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसने 2 बार और कॉल की, पर उसने जब फिर से कॉल रिसीव नहीं की, तो उसने फ़ोन को रखा और सोने की कोशिश करने लगी। इस दौरान उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था उस पर। सुबह का वक्त था, रोड पर वाहनों का शोर अब गूंजने लगा था। कामकाजी लोग और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट अपनी यूनिफॉर्म में बाइक, ऑटो, बस और बाकी के अपनी सुविधा अनुसार वाहनों पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उसी वक्त शांभवी तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर चली आ रही थी। आज उसने सिंपल सा व्हाइट कलर का सलवार सूट पहन रखा था, जिसमें स्काई ब्लू कलर में हल्की डिजाइन बनी हुई थी। उसने उसी के मैचिंग दुपट्टा भी पहन रखा था, हाथ में बैग, सिंपल सी हेयर स्टाइल, लाइट मेकअप लुक में भी वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। ओह, अभी 9 ही बजे हैं, बस टाइम पर आ गई तो फिर कोई देर नहीं होगी, उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए सोचा। तो वहीं एक साइड खड़े होकर रोड पर आने जाने वाले वाहनों को देखने लगती है। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। अनायास ही उसकी नजरें कार की ड्राइविंग सीट की तरफ मुड़ी तो उसने देखा सारव उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। उसने भी हाथ हिलाकर हेलो कहा। तब सारव ने उसे कार में बैठने का इशारा किया, जिसके बाद उसने डोर खोला और ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। इधर जैसे ही वो कार वापस आगे बढ़ी, कार के ठीक पीछे एक बाइक आकर रुकी। वो कोई और नहीं अनिमेष था, जो शांभवी को लेने के लिए आया था। लेकिन जब उसने उसे सारव के साथ जाते हुए देखा तो उसके चेहरे के रिएक्शंस ही चेंज हो गए। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे शांभवी का इस तरह से बिना उसका इंतजार किए सारव के साथ निकल जाना पसंद नहीं आया था। वैसे उसे तो तब भी गुस्सा आया था जब शांभवी ने सारव के घर जाने के लिए उसके साथ जाने से मना कर दिया था। खैर, अब शांभवी जा चुकी थी तो उसने भी बाइक आगे बढ़ा दी। गुड मॉर्निंग सर, इधर शांभवी ने आराम से बैग पीछे की सीट पर रखकर सारव से मुस्कुराते हुए पूछा। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? बदले में उसने भी मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ हाँ, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि बीमार आप थे, मैं नहीं, उसने हंसकर कहा। चुप करो, बस एक दिन फीवर ही हुआ था, कोई बीमार बीमार नहीं हुआ था। यू नो इट्स नॉर्मल। हाँ हाँ ठीक है। वैसे आंटी और आरव कैसे हैं? सब ठीक है, उन लोगों की बड़ी याद आ रही थी तुम्हें। क्यों, कोई सीक्रेट प्लान भी था क्या तुम लोगों का मुझे परेशान करने के लिए? उसने एक आईब्रो चढ़ाकर पूछा। हाँ हाँ, आइडिया अच्छा है, काम करेंगे इस पर। वैसे सर, आरव आपके भाई ही है ना?
मतलब वो इतना समझदार, सबसे प्यार से बात करने वाला, और आप? खैर छोड़ो, आपको तो कुछ कह ही नहीं सकते। तुम ना कुछ भी मत बोलो, ओके? वैसे थैंक यू उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए, एंड सॉरी मैंने फिर भी तुमसे अच्छे से बात नहीं की, और कॉलेज में भी कम गलती पर ज़्यादा डांट लगा देता था उसके लिए भी। सारव ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। इस दौरान ड्राइव करते हुए उसने एक पल के लिए शांभवी को देखा। वो आंखें फैलाकर उसे ही देख रही थी। व्हाट हैपेंड? ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? उसने अपनी नजरें रोड की ओर घुमाते हुए पूछा। आपने मुझे थैंक यू और सॉरी बोला? शांभवी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? एक मिनट, आप ठीक तो है ना? यह दवाइयाँ अपना साइड इफेक्ट कर रही है। उसने तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके हाथ और माथे को छूते हुए पूछा। ओए, ये क्या कर रही हो? हाथ हटाओ सामने से, वरना हम दोनों का परलोक गमन हो जाएगा। उसने उसके हाथ को हटाते हुए कहा। तबीयत तो ठीक है, मतलब सर सच्ची आप मुझे सॉरी और थैंक यू बोल रहे हैं? हाय रब्बा, आज मैंने सुबह किस अच्छे इंसान की शक्ल देख ली थी, जो बात बात पर सॉरी बुलवाने वाले इंसान के मुंह से मेरे लिए सॉरी निकल रहा है। हाय, वैसे सर आप ऐसे ही रहा कीजिए ना, हलवे जैसे स्वीट बन के। देखिए चेहरे पर कितनी चमक आ गई है, उसने खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ, जिससे तुम जैसी बिल्ली मुझे चट कर जाए, बड़ी आई हलवे जैसे। तुम ना ज्यादा खुश मत हो, वरना ये थैंक यू और सॉरी वापस ले लूंगा। बस मुझे लगा बोलना चाहिए तो बोल दिया। अरे नहीं सर, मैं बिल्ली थोड़ी ना हूँ, वो तो कॉलेज में घूमती हूँ बहुत सारी। उनके सामने आप अपनी वही करेले वाली शक्ल बनाकर ही रखना, वरना वो जरूर चट कर जाएगी, फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा? उसने अजीब सी शक्ल बनाई। तुम्हें बड़ा कॉलेज की लड़कियों के बारे में पता है, तुम भी तो हो उनमें से ही। अरे नहीं, कहाँ वो हाई स्टैंडर्ड वाली वाइल्ड कैट टाइप लड़कियां, और कहाँ मैं कैटवॉक तक न जानने वाली। इवन मुझसे तो हाई हिल तक ना पहने जाते। उसने रोनी सी सूरत बनाई। हाँ हाँ यार, तुम ना सच्ची में कमाल हो, और तुम्हारी ये वाली शक्ल, हाय। मैयत में बैठा आदमी भी दांत फाड़ने लगे। उसने हंसते हुए कहा। आप मेरी शक्ल का मजाक बना रहे हैं? आपको पता नहीं मार्केट में मेरी कितनी डिमांड है? हाँ, सिर्फ वैलेंटाइन डे पर ही नहीं, बल्कि ऐसे भी लड़के प्रपोज करते हैं मुझे। फिर तो पक्का वे लड़के नेत्र रोग से पीड़ित होंगे, वरना इस शक्ल पर तो गधा भी प्रपोज न मारे। उसने फिर मजाक बनाया। वो इसी तरह एक दूसरे की टांग खींचते हुए जा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले तक उनके बीच पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं होती थी। वो दोनों ही ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे बहुत अच्छे दोस्त हो। इस दौरान उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। भले ही कुछ देर के लिए ही सही, वे अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में भूल चुके थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपनी रिलेशनशिप से जुड़ी कोई बात जाहिर नहीं होने दी थी। इधर अनिमेश इस वक्त कॉलेज की पार्किंग में खड़ा हुआ था। वो शांभवी का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी उसे सारव की कार अंदर आती हुई दिखाई दी। शारव ने गाड़ी पार्क की, फिर दोनों साथ में बाहर निकले। उन्होंने अपना बैग लिया। शांभवी अब भी सारव से हंसकर बातें कर रही थी, जिससे उसका ध्यान अनिमेष पर नहीं गया, और फिर वे दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। अब अनिमेष को काफी गुस्सा आ चुका था। उसे लगा शांभवी ने उसे जानबूझकर इग्नोर किया है, जिस वजह से उसका चेहरा तमतमा चुका था। ऊपर से उसे उसका इस तरह से सारों से हंसकर बात करना अच्छा नहीं लगा था। उसने अपनी बाइक पर जोर से हाथ मारा और फिर वहां से निकल गया। कॉलेज से आकर सारव जहां स्टाफ रूम की तरफ चला गया, वहीं शांभवी अपनी कुछ फ्रेंड्स की ओर मुड़ गई। हाय अलका, कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए अपनी एक दोस्त जो कॉलेज गार्डन की एक बर्थ पर बैठी थी उससे पूछा। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी आई क्या? उसने भी मुस्कुराकर पूछा। हाँ, अभी ही आई थी, तो सोचा लेक्चर शुरू होने से पहले थोड़ी बातें सातें कर लेते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा। तभी उसकी नजर सामने से आते अनिमेष पर पड़ी। उसे अचानक ही रात वाली बात याद आ गई। उसने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया था, इसीलिए उसने भी उससे मुंह फेर लिया और उन लड़कियों से इधर-उधर की बातें करने लग गई। उधर जब अनिमेष ने ये देखा तो पहले से ही बिगड़ा उसका मुंह और बिगड़ गया। वो भी शांभवी की तरफ देखे बिना लड़कों के एक ग्रुप की ओर बढ़ गया। 11 बज चुके थे। शांभवी और बाकी के स्टूडेंट इस वक्त क्लासरूम में बैठकर शारव सर का वेट कर रहे थे। तभी शारव ने एंटर किया और उसके बाद बारी-बारी से सबकी अटेंडेंस ली। आज सारव का मूड काफी अच्छा था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो अभी खुश था। उसने जैसे ही शांभवी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर शांभवी को भी उसे ऐसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था, वरना
उन दिनों तो उसका सैड सा चेहरा देखकर उसे खौफ थी होने लगी थी। बाकी स्टूडेंट भी उसके एंग्री यंग मैन वाली शक्ल की जगह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर काफ़ी फ्री महसूस कर रहे थे। वो जैसे ही बुक लेकर उन्हें पढ़ाना शुरू करता है, तभी एक पतला दुबला सा लड़का अपना हाथ ऊपर करता है। क्या हुआ प्रवीण? सारव ने पूछा। वो सर, मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैकमेल मेल्स ही होते हैं, वो भी फीमेल्स के द्वारा। ये बात सही है क्या? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, ये बात पूरी तरह से सही है। पुरुषों को महिलाएं सबसे ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती है। और ब्लैकमेल ही क्यों, बातों से किसी को भी किस हद तक टॉर्चर किया जा सकता है, इसमें भी औरतें सबसे ज्यादा माहिर होती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो लोगों को उनके घर जाकर ही, उनकी फैमिली मेंबर्स के सामने ही बड़ी सफाई से ब्लैकमेल करते हैं। उसने शांभवी की ओर तिरछी नजरों से देखकर कहा। शांभवी को समझ आ गया था कि वो उसे ही बोल रहा है। फिर तो सर, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात तो उन लोगों के लिए हो ही नहीं सकती कि अच्छा खासा शरीर लेकर अपने ही घर में ब्लैकमेल और टॉर्चर भी हो जाते हैं, वो भी लड़कियों से। बेचारे। वैसे सर पता है, एक बात और भी है। कुछ लोग ना बाहर से तो बड़े बाहुबली नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में एक इत्तू सी टेबलेट से भी डरते हैं। उसने अपनी अंगुलियों से इशारा करते हुए कहा। इस दौरान उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। जैसे ही उसने ये कहा तो सारव उसकी तरफ आंख निकाली, जिसे शांभवी की बगल वाली सीट पर बैठी अलका ने भी नोटिस किया। उसने तुरंत शांभवी को कोनी मारते हुए पूछा कि आखिर क्या बात हुई है उन दोनों के बीच। जब सारव ने ये देखा तो वो तुरंत उसके पास आया और उसकी ठुड्डी को पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए फुसफुसाकर कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी कोई बात लीक की तो सोच लेना अच्छा नहीं होगा, समझी? और फिर उसका गाल थपथपाकर वापस चला गया। शांभवी के चेहरे पर हंसी आ गई थी। उसने किसी तरह होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी। अलका ने फिर इशारे से पूछा तो उसने कुछ नहीं बोलकर नामी सिर हिला दिया। इधर दूसरी तरफ अनिमेष ने जब इस तरह सारव और शांभवी की आधी अधूरी बातें सुनी तो उसका पारा चढ़ गया। ऊपर से जब सारव ने शांभवी का गाल छुआ तब वो उस पर बहुत ज्यादा चिढ़ गया। इस दौरान उसे सारव पर ही नहीं बल्कि शांभवी पर भी काफी गुस्सा आ रहा था। सबसे ज्यादा तो उसे ये बात खल रही थी कि उसके बात न करने के बावजूद भी शांभवी इतनी खुश कैसे थी, वो इतना एंजॉय कैसे कर पा रही थी। उनके झगड़े से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शांभवी या सारव में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। शाम को सारव अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो इस वक्त अपने पिछले 3 दिनों के बारे में सोच रहा था, जब से शांभवी ने सीधे उससे बात करनी शुरू की थी। हालांकि इसकी मुख्य वजह तो उसकी तबीयत खराब होना ही था। अगर ऐसा ना हुआ तो शायद अब भी उन दोनों के बीच वो दीवार बनी रहती। उसे शांभवी की निश्चल हंसी, उसका प्यारा सा चेहरा, उसकी बेतुकी बातें याद आ रही थी, जिस पर उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। जब से शांभवी आई थी तब से वो निकिता की वजह से परेशान नहीं हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे उसकी याद नहीं आई, लेकिन फिर भी अब वो उसके बारे में सोचकर इतना दुखी नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शांभवी ऐसा मादा रखती है जिससे किसी भी परेशान चेहरे की परेशानी कम करके उस पर मुस्कुराहट ले आए। हाँ, ये बात भी और थी कि वो हर किसी से इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं थी। उसने पहले कभी उसे इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन आज उसे कॉलेज में उसके पहले दिन से आज तक की उसकी आंखों के सामने आने वाली सारी एक्टिविटीज याद आ रही थी, जिससे उसे पता चल रहा था कि वो कुछ एक लोगों से ही बात करती है। इस दौरान वो अपने बारे में भी सोच रहा था कि वो भी तो जल्दी किसी से बात नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे एंजॉय करना नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में ही उसने अपने आप को एक आवरण में छिपा लिया था, जो कि बाहर से बहुत सख्त था। किसी से भी कभी कोशिश नहीं की उस आवरण से पीछे झांकने की। यहाँ तक कि अब तो वो शांभवी ने भी कोशिश नहीं की थी। उसने भी बाकी सबकी तरह ही उसे उसकी ऊपरी कठोरता को देखकर अंदर से भी वैसा ही समझ लिया था, लेकिन वास्तव में वो नारियल जैसा था, सिर्फ बाहर से ही शक्त। अब बस उस बाहर के खोल के टूटने की देर थी। सिर्फ एक शुरुआत की जरूरत थी। और जब उस दिन उसकी बीमारी के कारण ही उसका आवरण कमजोर पड़ा और टूटा, तो शांभवी को एक नरम और मीठा इंसान मिला। शायद यही वजह थी कि अब उनके बीच ऐसे बातें होने लगी थी और कहीं ना कहीं उसके बात करके शारव को भी अच्छा लग रहा था। वो ऐसे ही बैठा हुआ सोच रहा था, तभी अचानक से उसने फोन लिया और शांभवी को कॉल लगा दी। रिंग जा रही थी। हेलो। सामने से कॉल रिसीव हुई, आवाज आई,
हाँ शांभवी, हाँ जी बोल रही हूँ, पहचाना नहीं क्या? उसने मुस्कुराकर पूछा। अच्छा सर, आप हैं? हाँ, वो पहले तो नहीं पता चला क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप कॉल कर सकते हैं। सो, उसने चाहते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्यों? बस ऐसे ही लगा, मुझे आंटी का पता था कि वो कॉल कर सकती है। वैसे आपको कोई काम था क्या? नहीं बस ऐसे ही। क्यों, मैं तुम्हें मतलबी लगता हूँ क्या? जो काम होने पर ही कॉल करूँगा, उसने चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, उसने हंसते हुए कहा। और बताओ क्या कर रही थी? सारव ने पूछा। मैं तो अभी शाम वाली चाय पीकर बैठी थी थोड़ा सा। वो इसी तरह सारव से बात कर ही रही थी कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई। उसने चेक किया तो अनिमेष था, लेकिन उसने उसकी कॉल कट कर दी। वैसे इस वक्त अनिमेष जल्दी कॉल करता तो नहीं था, लेकिन आज कॉलेज में जो हुआ था उसकी वजह से उसका दिमाग भन्नाया हुआ था। उसने वापस कॉल की पर सांभवी ने रिसीव नहीं की। उसका फोन अभी भी बिजी आ रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ कर रही हो क्या? तभी सारव ने पूछा। नहीं तो सर, वो बस ऐसे ही, शांभवी जल्दी से बोली क्योंकि उसका ध्यान अनिमेष की कॉल की तरफ चला गया था। अच्छा हाँ, तो पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कोई दिक्कत तो नहीं आती? उसने पूछा। हाँ नहीं सर, वैसे तो कुछ खास नहीं, पर वे अब कॉलेज और स्टडी से रिलेटेड बातें करने लगे थे। इधर दूसरी तरफ अनिमेष को गुस्सा आ रहा था क्योंकि शांभवी उसे कभी इस तरह से इग्नोर नहीं करती थी कि उसकी इतनी कॉल करने के बाद भी वो दूसरे से बात करते रहे, उसे जवाब ना दे। कुछ देर बाद जब सौरव ने कॉल कट कर दी तो उसने अनिमेष को कॉल बैक की। हेलो, कहाँ बिजी थी इतनी देर से? उसने पूछा। इस दौरान उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। कहीं नहीं, वो बस सारव सर की कॉल आई हुई थी, शांभवी ने जवाब दिया। क्या बात है? तो अब कॉल भी होने लगी, उसके घर जाना, उसकी कार में कॉलेज जाना, और आज तो क्लास में भी बड़ा हंस हंस के बातें हो रही थी। चल क्या रहा है? उस नकचढ़े को भी बड़ी हंसी मजाक सूझ रहा है, उसने अजीब सी टोन में पूछा। लेकिन सांभवी को इस बात पर गुस्सा आ गया था। क्या मतलब है ये सब बोलने का? हाँ, अपने टीचर के बारे में इस तरह से कौन बात करता है? सुबह मैं वेट कर रही थी बस का, तो उन्होंने लिफ्ट दे दी। और वो अच्छे से ही बात करते हैं, बस इंट्रोवर्ट्स हैं तो सब गलत ही समझते हैं। मैं बात कर रही थी तो अच्छे से ही बात कर रहे थे, और अगर उन्होंने मुझे कॉल कर भी ली तो क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? वो एकदम से फट पड़ी। होना क्या है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारे ऐसे ही ना मुझे अच्छे से समझ आता है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे मेरी लिमिट्स अच्छे से पता है। और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम भी तो अक्सर लड़कियों से हंस हंस कर बातें करते हो। मैं तो ऐसे बकवास क्वेश्चन नहीं करती। हाँ वो तो सब मेरी दोस्त है, अनिमेष बोला। अच्छा, तो तुम अपनी दोस्तों से हंसकर बात कर सकते हो और मैं सर से बात कर लूँ तो दिक्कत है। ये अजीब रूल है। ओके सॉरी, वो बस तुम नाराज थी और मुझसे बात नहीं कर रही थी इसीलिए बोल दिया। बट यू नो आई ट्रस्ट यू सो मच, उसने थोड़ा प्यार से कहा। हाँ, तो जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो ट्रस्ट तो होगा ही ना, शांभवी बोली। बेबी सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो, बस ऐसे ही कुछ भी सोच लिया। लेकिन इसीलिए तो सोचा ना क्योंकि मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मुझे और मिल ही नहीं सकती। उसने फिर से अपनी आवाज में मिश्री घोलते हुए कहा। ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, ये बताओ क्यों कॉल की थी? वो बस ऐसे ही, तुम नाराज थी तो बस मन कर रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अच्छा, तो गलती भी तो तुम्हारी ही थी, कल कॉल क्यों नहीं रिसीव की थी? अरे कल तो मैं भी तो नाराज था ना, पर अभी सब ठीक है। तो मुझे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है तुमसे, उसने फिर से प्यार से कहा। हाँ बोलो, शांभवी ने उससे कहा और उसके बाद सोचने लग गई कि आखिर कौन सी इम्पोर्टेंट बात वो करने वाला है। शांभवी अनिमेष से पूछते हैं कि उसे क्या कहना था। वो मैं ये कह रहा था बेबी कि मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हें प्यार से गले लगाने का, लाड करने का मन कर रहा है, सच्ची बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, उसने प्यार से कहा। तो क्या तुम मिल सकती हो कल? हाँ हाँ, आ गए ना तुम फिर से वहीं पर, शांभवी ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, मुझे वो सब नहीं करना, पर सच्ची मेरा मन करना है मिलने का। आजकल बहुत ज्यादा मिस करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। कॉलेज से आती हूँ ना रोज, देख लिया करो, मिल लिया करो। अरे नहीं, वैसे नहीं, कॉलेज में हम कौन सा अकेले होते हैं। मुझे अकेले में मिलना है और सिर्फ देखना ही नहीं, हक करना है, वो भी देर तक। जो भी हो, मैं नहीं आ सकती कहीं, साफ बोल रही हूँ, मैं सच में तंग आ चुकी हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम बिना मिले प्यार से बात नहीं कर सकते?
पहले तो बड़ा कहते थे कि मैं तुम्हें कभी भी मिलने आने के लिए नहीं कहूँगा, अब क्या हुआ? बाबू प्यार से ही तो बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मन कर रहा है तो तुमसे नहीं तो क्या किसी और से कहूँगा। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। अच्छा, और ये तुम्हें अपने टाइम की क्यों याद आती है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम भी तो मेरे हबी हो, फिर जब मैंने मना कर दिया तो क्यों बार बार रट लगा रहे हो? वैसे भी शादी के बाद तो मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए रोकूंगी नहीं। यार, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? क्या गारंटी कि जब तक शादी होगी तब तक मैं सही सलामत ही होऊंगा? कुछ हो गया तो? अगर मिल लोगी तो कम से कम कोई मलाल तो नहीं होगा कि मरने से पहले आखिरी बार मिल नहीं पाए। वाह यार, ये अच्छा है तुम्हारा, अब जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। तो फिर शादी के सपने ही क्यों देखे थे? पढ़ाई ही क्यों करते हो? कॉलेज जाना भी बंद कर दो ना। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचे तो इस हिसाब से तो सब अपने काम बंद कर देने चाहिए, है ना? आखिरकार जब जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है तो क्या करेंगे कमा कर? क्यों परिवार बसाना, क्यों बाकी शब्द? और एक बात बताओ, ये बात तुम्हें उसी टाइम क्यों याद आती है जब मैं तुम्हें मिलने से मना करती हूँ? जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तब तो तुम कह कर मना कर देते हो कि अभी नहीं, शादी के बाद जब तुम साथ होगी तब कर लूंगा। हाँ बोलो, तब भी तो मैं बोल सकती हूँ बाबू, जिंदगी का क्या भरोसा। सांभवी ने चिढ़कर कहा। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा, उसने कहा, और तभी वॉइस कॉल को वीडियो कॉल में कन्वर्ट किया। क्या है, अब वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? सांभवी ने गुस्से से ही पूछा। तुम रिसीव करो ना। मैं नहीं रिसीव कर रही, मुझे अच्छे से पता है वीडियो कॉल क्यों करनी होती है, पर मेरा सच्ची मूड खराब हो चुका है और मैं ये सब फालतू चीजें अब बिल्कुल भी नहीं करने वाली। उसने गुस्से से कहा। यार हद है, मिल नहीं सकती तो वीडियो कॉल पर ही दिखा दो। मैं कौन सा रोज रोज कहता हूँ? अच्छा, रोज रोज नहीं कहते। तुम्हें वीडियो कॉल करनी ही इसीलिए होती है, और यही वजह है कि अब तो मैंने वीडियो कॉल करनी भी बंद कर दी। क्या मेरा मन नहीं करता वीडियो कॉल पर तुमसे बात करूं? लेकिन तुम्हारा तो वीडियो कॉल पर भी वही ड्रामा शुरू हो जाता है, और मैंने अगर मना कर दिया तो सीधे कॉल ही कट। यार, कभी तो सिर्फ बात करने के लिए ही वीडियो कॉल कर लिया करो, मुझे भी अच्छा लगता। मैं ना सच्ची बता रही हूँ, तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इन ड्रामे से। बख्श दो यार मुझे प्लीज, मैं सच्ची थक चुकी हूँ इस रिश्ते से, परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, अगर कॉल करके ही यही सब करना हो तो प्लीज मत करना, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। तुमने कसम भी खाई, लेकिन कोई मतलब नहीं, तुम्हें वही अपना रंग दिखाना है तो। पर मैं अब नहीं कर सकती, प्लीज माफ करो। अगर तुम्हें यही सब चाहिए ना तो कोठे पर चले जाओ या कोई और तलाश कर लो। मुझसे अब नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी गुस्से में हूँ इसीलिए मना कर रही हूँ, बल्कि अब मैं कभी नहीं आने वाली मिलने के लिए, और ना ही वीडियो कॉल करने वाली। तुम्हें नाराज होना है तो हो जाओ, जो करना है करो, पर अब मैं नहीं करने वाली कुछ। ये बात तुम अच्छे से सुन लो और समझ लो। सच्ची बताऊं ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अब तो मेरा तुम्हें हक करने का भी मन नहीं करता। सच्ची इच्छा ही नहीं होती अब। मैं कॉल कट कर रही हूँ, और तुम ध्यान रखना, सिर्फ बात ही करनी हो तो कॉल करना, वरना रहने देना। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, उसने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दी। इस दौरान उसका पूरा मूड बुरी तरह से ऑफ हो चुका था। उसने फ़ोन साइड में रखा और अपना सिर पकड़कर धम से बैठ गई। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच में बहुत परेशान थी। उसका मन कर रहा था जोर-जोर से चिल्लाकर रोने का, क्योंकि ये रिश्ता धीरे-धीरे उसके गले की फांस बनता जा रहा था, जिसे ना तो निगला जा सकता था और ना ही उगला। कई बार उसका मन करता कि वो खत्म कर ले सब कुछ, ब्रेकअप कर ले और आगे बढ़ जाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। वो अनिमेष से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पहले सब कुछ अच्छा ही था उन दोनों के बीच, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसने उनकी रिलेशनशिप को मात्र फिजिकल रिलेशनशिप में ही सिमटा दिया। उसे उसके रोने, गुस्सा करने, लड़ने, जिद करने, नखरे करने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो इन सब से चिढ़ जरूर जाता। वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे उससे बेहद प्यार हो गया था, और इस कारण से वो उसकी जायज नाजायज हर बात थोड़े विरोध के बाद मान लेती थी। उसके लिए 2 दिन भी उससे बात किए बिना रहना मुश्किल था। हर रोज उसे उससे बात करनी होती, चाहे भले ही लड़ाई ही क्यों न हो जाए। हालांकि अब उनके बीच इतनी बात भी नहीं होती, बस कॉल चलती या थोड़ी बहुत बात होती, लेकिन उसमें भी अक्सर अनिमेष वही सब कहता उसे। अब तो उसने धीरे-धीरे उसे हर चीज़ के लिए रोकना-टोकना, क्वेश्चन करना और शिकायतें करना तक छोड़ दिया था। उसकी तरफ से एक लंबी खामोशी ने उसके रिश्ते में जगह बना ली थी।
दिन में तो वो सबके साथ अच्छे से बात करती, उल्टी-सीधी बकवास करके दूसरों को हँसाती, खुद भी हँसती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब वो अकेली होती है, तब कितनी बार मुस्कुराती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिससे सब सही हो जाए। वो अनिमेष से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब साथ रहने में भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। ऐसा नहीं था, उसे उसके साथ नज़दीकी पल बिताना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब भावनाओं से ज़्यादा अहमियत उस क्षणिक सुख को दिया जाने लगे, तो वो चीज़ बहुत अधिक तकलीफ़देह बन जाती है, और यही संभवी के साथ हो रहा था। अब तो जब वो प्यार जताता, अच्छे से बिहेव करता, तो वो सब उसे अच्छा लगने की जगह कचोटने लगा था। एक टीस सी उभरती थी, जो उसे हर पल तोड़ती जा रही थी। वो वैसे ही रोते-रोते बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद शांभवी की मम्मी ने उसे खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई, तो वो उठी और बाथरूम में अपने हाथ-मुँह धोने चली गई। वो अच्छे से हाथ-मुँह पोंछकर बाहर आई। इस दौरान उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला रखी थी, ताकि उसके मम्मी-पापा उससे कोई सवाल ना करें। वो चुपचाप बैठकर खाना खा ही रही थी कि तभी उसकी मम्मी ने खाना खाते हुए उसकी तरफ देखा। "क्या हुआ शांभवी? तू ठीक नहीं लग रही, और तेरी आँखें क्यों सूजी हुई सी लग रही है? अभी 2 घंटे पहले तो ठीक थी।" उन्हें शायद उसे देखकर शक हो गया था। इस दौरान उसके पापा भी उसकी ओर ही देख रहे थे। "कुछ नहीं मम्मा, वो बस हल्का-सा सिरदर्द है सो", उसने झूठ बोला। "ऐसे अचानक से ही, तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार-वुखार तो नहीं है?" उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा छूते हुए पूछा। "अरे नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ।" "अच्छा मम्मा, आपने लिस्ट बना ली है ना? हमें इस दिवाली क्या लाना है, क्या करना है सब? वो कल कॉलेज में दिवाली की छुट्टी दे दी जाएगी, फिर मैं घर पर तैयारियों में आपकी हेल्प करूँगी, और हाँ, मुझे आपके साथ शॉपिंग के लिए भी जाना है।" "अच्छा पापा, इस बार दिवाली पर कुछ स्पेशल करें", उसने बात को घुमाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा। "स्पेशल? क्या स्पेशल किया जा सकता है बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ", उसके पापा ने पूछा। "हाँ, अभी तो मैंने भी नहीं सोचा, पर जल्दी ही सोचकर बताती हूँ, ओके", उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। "हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी ही सोचना, क्योंकि अब बस 4 दिन ही बाकी है दिवाली में, महीनों नहीं, समझी?" उसकी माँ ने निवाला मुंह में रखते हुए कहा। इस दौरान सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और शांभवी भी एक मुस्कुराहट के साथ खाते हुए दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोच रही थी। हालांकि ये तो वही जाने कि उसकी ये मुस्कुराहट कितनी सच्ची थी। इधर दूसरी तरफ शारव के घर में भी इस वक्त सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। शांभवी से बात करने के बाद शारव इस वक्त काफी अच्छा महसूस कर रहा था। "सारव, तेरे कॉलेज में कब से छुट्टियां देंगे दीपावली की?" तभी उसकी मॉम ने उससे पूछा। "मॉम, कल ही हो जाएगी।" "क्यों? क्यों क्या? अब तुम बहू तो ला नहीं रहे, तो घर के काम में तुमसे ही करवाऊंगी ना, दिवाली की सारी तैयारियां वगैरह", उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। "क्या मॉम, आपको क्या हुआ है? अब आप भी आरव की तरह बहू की रट लगाने वाले हो गया? और रही बात काम की, तो राधा तो है ना, वो हेल्प कर देगी", उसने शक पकाते हुए कहा। "अच्छा मॉम, क्यों ना इस बार शांभवी को भी दिवाली पर हमारे घर इनवाइट करें, कैसा रहेगा?" तभी आरव बोला। "तुझे बड़ा शांभवी को इनवाइट करना है? खुश भी हो रहा है बड़ा, सच-सच बता, तुम दोनों कोई प्लान बना रहे हो क्या?" तभी शारव ने शांभवी की कार वाली बात याद करते हुए कहा। "हाँ, तो खुश नहीं होऊंगा क्या? कितनी कूल है वो, बिल्कुल मेरी तरह, हम दोनों साथ में मजे करेंगे। आप तो वैसे भी बिल्कुल बोरिंग हो", उसने मुंह बनाकर कहा। "हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा आरव, इस बहाने मैं भी उससे मिल लूंगी। तुम्हारी मॉम तो बड़ी तारीफ करती है कि बहुत प्यारी बच्ची है", तभी उसके पापा ने भी कहा। "हाँ, क्यों नहीं डैड, अब मॉम को उसके आइडियाज जो मिलते हैं मुझे डराने धमकाने के, तो खुश क्यों नहीं होगी", सारव ने मुंह बनाया। "अच्छा छोड़ ना, लेकिन तू उससे एक बार पूछ लेना, और मेरी भी बात करवाना", उसकी मॉम ने उससे प्यार से कहा। ठीक है, देखूंगा", कहकर वो खाना खाने लगता है। हालांकि शांभवी के आने के बारे में सोचकर उसे भी अच्छा लग रहा था, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई थी। इस दौरान वे सब भी दिवाली और उसकी तैयारियों के बारे में ही बात कर रहे थे। शांभवी एकदम से अपना नाम सुनकर वो चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने अनिमेष हाथों में रेड रोजेज के बुके के साथ खड़ा था। ब्लू जींस और चेक शर्ट के साथ ब्लैक गॉगल्स में वो काफी हैंडसम दिख रहा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उसे निहारा, और अपनी कूदती फांदती धड़कनों को लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो आज उसके काबू में आ ही नहीं रही थी। उन्हें संभालने के लिए फिलहाल उसे एक साथी की जरूरत थी। खुद को रोकने की 2 पल की नाकाम कोशिशों के बाद वो आगे बढ़ी और उसे कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी सांसें धोखने की मानिंद चल रही थी।
अनिमेष ने भी बुके के साथ ही अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया और मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस दौरान शांभवी ने महसूस किया कि अब सिर्फ उसी की नहीं बल्कि अनिमेष की धड़कनें भी मदमस्त होकर उछल रही थी। हालांकि अब वे साथ थी तो उन्हें काबू में करने की उसने कोई जरूरत नहीं समझी। वो महसूस कर पा रही थी और जितना बेचैन वो था उतनी बेताब अनिमेष भी था उसे अपने सीने से लगाने के लिए। उन दोनों ने ही एक दूसरे को ऐसे गले से लगाकर रखा था मानो आज के बाद शायद ही उन्हें इस तरह एक दूसरे के गले लगने का मौका मिले। हरी भरी घनी लंबी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूलों से सजी क्यारियों के बीच वो दोनों नर्म मखमली घास पर बेपरवाह खड़े थे। उन्हें इस तरह से देखकर बारिश के पानी से धुले हुए ताजा खिले फूलों की पंखुड़ियां भी मुस्कुरा पड़ी थी। बारिश के मौसम और बादलों की वजह से वातावरण काफी खुशनुमा तो था, साथ ही हवा भी मंद मंद चल रही थी, जिससे आसपास के पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर कोई गीत सा गुनगुना रही थी। वैसे इस वक्त इस खुशनुमा मौसम का मजा लेने के लिए पार्क में ढेरों लोग मौजूद थे, पर फिर भी इस प्रेमी युगल को अपने लिए इस कोने में एकांत मिल ही गया था। काफी देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद अनिमेष ने धीरे से उसे अपने से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो थी कि फिर से उसकी छाती से लग गई और फिर से उसे टाइटली हग कर लिया। ओए, हड्डियां तोड़ने का इरादा है क्या? अनिमेष हंसा तो उसने धीरे से उसकी छाती पर अपना घुसा दे मारा। कुछ देर बाद वो उससे थोड़ा सा अलग हुई और अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो अनिमेष उसे बड़े प्यार से तक रहा था। इस दौरान वो अपने गॉगल्स उतार चुका था। उसने आगे बढ़कर गोले से उसके माथे को चूमा, फिर बुके उसके हाथों में थमा दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा और एक ऊंचे और चौड़े तने वाले पेड़ की तरफ चल पड़ा। इन कपड़ों में तो तुम बिल्कुल तितली सी लग रही हो, अनिमेष ने उसकी तरफ प्यार से देखकर कहा और घास पर सीधे पांव फैलाकर बैठ गया। उसके साथ ही शांभवी भी उसके पैरों के पास ही बैठ गई। इस दौरान उसका बायां गाल ही अनिमेष की तरफ था। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान थिरक गई थी। उसने नजरें नीचे कर ली। आज उसने पीले रंग का कासलवार सूट पहन रखा था, जिसमें चटक लाल और नीले रंग के बेल बूटे बने हुए थे। अनिमेष का कहना गलत नहीं था। आज वो वाकई तितली की जैसी ही लग रही थी, रंगों से भरी हुई, खुले बाल, मोटी मोटी आंखों में काजल की पतली लकीर, नाक में छोटी सी बाली, कानों में सूट के मैचिंग कलरफुल झुमके, एक हाथ में पीले कांच की चूड़ियां और पैरों में रंग बिरंगी मोचड़ियों के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से अनिमेष की ओर देखा। हाय, ये नैनों की कटार, तुमने लाइसेंस बनवा लिया है ना? कहीं अवैध हथियार रखने के जुर्म में सजा ना दे जाए मेरी जान को। उसने अपनी बाईं छाती पर हाथ रखते हुए कहा। तो माय डियर बटरफ्लाई, आज किसका कत्ल करने का इरादा था? उसने पूछा। इस दौरान उसके चेहरे पर हल्की हंसी और आवाज में शरारत का पुट था। धत, कुछ भी। इतनी देर में पहली बार उसकी संतूर की झंकार सी आवाज के साथ उसकी हंसी की खनखनाहट गूंजी थी। उसने उसकी बात सुनते ही शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस दौरान उसके गोरे गालों से लाली कानों तक फैल गई थी। बंद आंखों के साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कुछ पलों के बाद अपनी आंखों को खोला तो सामने फोन की स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों ठीक वैसे ही बैठे हुए थे जैसे अभी उसकी सोच में थे। ये पिक उन्होंने अपने फोन में टाइमर लगाकर थोड़ी दूरी पर रखकर क्लिक की थी। ये उस दिन की तस्वीर थी जब रिलेशनशिप में आने के बाद शांभवी पहली बार अनिमेष से मिलने गई थी। शायद पहली मुलाकात का खुमार ही था जो सजने संवरने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचने वाली शांभवी उस दिन अच्छे से रेडी होकर हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखकर उससे मिलने गई थी। वो उस तस्वीर को चूमती है और प्राइवेट सेफ की बाकी तस्वीरों को भी स्लाइड करके देखने लगती है। आज अनिमेष से उस तरह के झगड़े के बाद वो काफी परेशान थी। इस वजह से उसके पढ़ने का भी मन नहीं किया। उसने बिस्तर लगाकर दरवाजा बंद किया और लेटकर फोटोज देखने लग गई थी। आज वो उसे बहुत मिस कर रही थी। तस्वीरों में कैद उन प्यारे लम्हों को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। हालांकि उसने एनी को कोई कॉल नहीं किया, ना ही उसने उसे कॉल की थी। भले ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उन तस्वीरों में अपने चेहरे पर झलकते नूर और बेबाक हंसी को देखकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ चुकी थी। जाने कितने ही दिन हो गए थे। तुम काजल लगाया करो ना रोज, तुम्हारी काली आंखों में बहुत अच्छा लगता है। अनिमेष के मुंह से ये सुने हुए उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अनिमेष के बोलने के बाद काजल लगाना शुरू कर दिया था, और जब उनका कभी झगड़ा होता या वो नाराज होती तो उस दिन वो काजल ही नहीं लगाती। फिर वो जैसे ही नोटिस करता तुरंत पूछता तुमने काजल क्यों नहीं लगाया, और फिर वो उससे प्यार से बात करता तो वो जाकर लगा लेती। लेकिन इस बार तो महीनों हो गए थे
उसे काजल अपनी आंखों में डाले, लेकिन उसने नोटिस ही नहीं किया। आखिर क्यों? वो सोच रही थी, क्या अब उसे उसकी आंखें बिना काजल के ही सुंदर लगने लगी थी, या फिर काजल के साथ भी उसमें कुछ खास नहीं बचा था। वो हैरान थी यह सोचकर कि आखिर क्यों एक ही इंसान के लिए वक्त गुजरने के साथ ही खूबसूरती के पैमाने बदल जाते हैं। उसकी अंगुलियां स्क्रीन को स्लाइड कर रही थी, पर आंखें तो कहीं और ही खोई हुई थी। तभी अचानक से उसका ध्यान फोन की स्क्रीन पर जाता है। सामने उन दोनों की न्यूड फोटो थी। उसकी आंख के कोने से एक कतरा निकलकर कान तक बहकर चला गया था। आखिर क्यों कभी सलवार सूट में पसंद आने वाली उस लड़की का नंगा बदन अब उसे ज्यादा भाने लगा था। उसकी सोच के घोड़े दूर वीराने तक जवाब की चाह में सरपट दौड़े जा रहे थे, पर जवाब नहीं मिला। आखिर थककर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में अब भी आंसू बदस्तूर झर रहे थे, और उन्हें पी जाने की उसकी तमाम कोशिशें जाया हो गई थी। उधर दूसरी तरफ शारद एक नोवेल में खोया हुआ था कि अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई क्लॉक पर पड़ी। रात के 11:10 हो रहे थे। ओ, निकिता का मैसेज, कहते हुए उसने फोन हाथ में लिया, लेकिन अचानक से ही उसे सब याद आ गया और आगे के लफ्ज उसके गले में ही अटक कर रह गए। वो एक हाथ से नोवेल बंद कर चुका था, जिसे दोबारा खोलने की फिर से उसे इच्छा नहीं हुई। उसने टेबल लैंप बंद किया और बेड पर आ गया। अनायास ही उसकी याद आने के कारण उसकी आंखों में हल्की उदासी छा गई थी। निकिता, काश काश तुमने ऐसा ना किया होता। शायद आज हम अपनी शादी की प्लानिंग में बिजी होते। काश तुमने एक बार कहा तो होता, सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर रख देता। ऐसा क्यों किया तुमने? आखिर क्या गलती थी मेरी? और अगर तुम्हारी जरूरतें मैं नहीं भी पूरी कर पाया, तो तुम्हें कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम किसी और के साथ खुश हो, आगे बढ़ना चाहती हो। सच कह रहा हूँ, कभी तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आता, बल्कि शिव जी से खुद तुम्हारी खुशियों के लिए प्रार्थना करता। लेकिन तुमने मेरे साथ इस तरह की धोखेबाजी क्यों की? क्यों नहीं समझा मेरे दिल को कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा चाहता है? हाँ, मैं खड़ूस हो सकता हूँ, जैसा सब कहते हैं, गुस्सैल, अनरोमांटिक हो सकता हूँ, पर मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी ना। प्यार तो मैं सिर्फ तुम्हें से करता था, और वो भी बेइंतहा। आज मैं भले ही दिन में कितने ही लोगों से मिलूं, बात करूं, पर सच तो यही है कि तुम्हारे बाद एक अजीब सा खालीपन आ गया है जिंदगी में, जो पता नहीं कभी भरेगा भी या नहीं। सच कहूँ तो अब इस खालीपन को भरने की इच्छा भी नहीं होती। डर लगने लगा है इन रिश्तों से। तुमने जो किया है ना, जिस तरह से मेरे प्यार का गला घोटा है, उसके बाद शायद ही अब कभी प्यार पर भरोसा कर सकूं। एक तुम्हारी वजह से अब दुनिया के हर प्यार करने वाले पर शक होने लगा है। शायद ही अब किसी पर यकीन कर सकूं। तुम गई तो गई, कम से कम इतना तो छोड़ा होता कि कभी किसी और की मोहब्बत पर एतबार करके आगे बढ़ पाता। पर अब तो सच्चे प्यार के बारे में सोचना ही बेमानी लगता है। रिश्ते नहीं चल पाते तो अलग होना पड़ता है, पर इस तरह से मेरी मोहब्बत का ये तो अंजाम नहीं होना चाहिए था ना। वो बुदबुदाते हुए एक गहरी ठंडी सांस लेता है। कुछ पलों के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसने फोन लिया और ऐसे ही न जाने क्यों व्हाट्सएप पर चला गया। वो व्हाट्सएप अपडेट्स चेक कर रहा था कि उसे शांभवी का स्टेटस दिखाई दिया। ये कोई सैड सा स्टेटस था, जिसे देखकर उसने बस ऐसे ही व्हाट हैपेंड का मैसेज कर दिया। उसका मैसेज कुछ सेकंड में ही रीड हुआ। सामने से एक स्माइली के साथ कुछ नहीं सर का मैसेज आया। जैसे ही सारव को पता चला कि शांभवी ऑनलाइन है, उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे कॉल लगा दी। हालांकि अब उसे अजीब लग रहा था कि रात के इस वक्त उसे इस तरह से शांभवी को कॉल करनी चाहिए थी या नहीं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? आखिर क्या शांभवी और अनिमेष का रिश्ता वापस संभल पाएगा, या फिर कुछ और ही लिखा हुआ है इनके भाग्य में? और सारव के इस तरह से कॉल करने के कारण कहीं शांभवी के मन में उसको लेकर गलतफहमी तो नहीं आ जाएगी? क्या कोई वापस जीत पाएगा सारव का भरोसा? फिर से भिगो पाएगा उसे अपने प्यार की बारिश में? जानने के लिए इस कहानी के अगले भागों को पढ़ते रहिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और हाँ, अब से इस कहानी का एक पार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।